कहते हैं कि जिंदगी एक रंगमंच है और हम सब उसके पात्र हैं। तमाम जो विधाएं हैं उसमें यदि हम नाट्य कला की बात करें तो अपने आप में ये एक व्यापक फलक समेटे हुए है, जिसके बारे में जितनी भी बात की जाए उतनी कम है। आज हमारे कार्यक्रम में जाने माने रंगकर्मी और मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निदेशक आलोक चटर्जी जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। हम आपके कला यात्रा की चर्चा करें। कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे आपने शुरू किया और आज जिस मुकाम पर हैं वहाँ तक पहुँचने में किन किन पड़ावों से गुजरना पड़ा आपको? दरअसल मेरा जन्म दमोह ज़िले में हुआ। मेरे पिताजी ग्वालियर में पैदा हुए थे और वहीं पढ़ाई लिखाई हुई थी और वो शेक्सपियर के नाटक अंग्रेज़ी में शिवपुरी, मुरैना, दतिया, ग्वालियर में उस ज़माने में करते थे। पर दुर्भाग्य से उनके माता पिता की मृत्यु कम उम्र में हो गई तो उन्हें रेलवे में नौकरी के लिए आवेदन किया उन्होंने और वो रेलवे गार्ड की नौकरी पे आ गए। तो ग्वालियर से उनकी पोस्टिंग सीधे पहले जो हुई वो दमोह हुई। मेरी माँ देहरादून की रहने वाली थी, चित्रा चैटर्जी। पिताजी का नाम निशीत कुमार चैटर्जी। तो वो थोड़े यूटोपियन थे, ईमानदारी के मामले में बहुत ही पक्के पाबंद थे वो, और वक्त के मामले में बड़े पाबंद थे और पढ़ाई लिखाई के प्रति बड़े सख्त थे कि बिना पढ़ाई लिखाई के कुछ भी नहीं होगा, मतलब मेरे घर का खाना भी नहीं मिलेगा। उन्होंने हम लोग को ऐसे बड़ा किया। और माताजी जो हैं बचपन से संगीत का वातावरण लेके रहीं देहरादून में और उन्होंने 14 साल की उम्र में संगीत विशारद कर लिया था और रविन्द्रनाथ टैगोर के बेटे से उन्होंने संगीत सीखा था वहाँ देहरादून में। तो ये मेरे जीन्स में, मेरे खून में कला, नाटक, संगीत आया। लेकिन तब मुझे कला और यात्रा और जीवन ये सब कुछ पता नहीं था। मुझे इतना याद है कि जब मैं 5 साल का था तो दमोह में दुर्गा पूजा के मंडप पर रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता प्रार्थना मेरी माँ ने मुझे बंगला में कंठस्थ करके पढ़ने के लिए मंच पर उतारा था। वो कविता पाठ का मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था। मैं मंच पर उस समय आया 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल लगातार मैं स्कूल में नाटकों में भाग लेता था। और जब मैं 9वीं क्लास में जबलपुर आया तो वहाँ हमारे एक महावीर सर थे, वो नाटक करवाते थे 15 अगस्त, 26 जनवरी, महावीर जयंती। तो हम लोग ही उनके साथ नाटक करते थे। जब मैं कॉलेज में आया, मैं वो भी एक बड़ा अच्छा किस्सा है कि मेरे बड़े भाई जी एयरफोर्स में एयर कमोडोर हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजिस्ट हैं, इंजीनियर हैं। तो घर वालों की इच्छा होती 2 लड़के हैं, एक शायद इंजीनियर बनेगा, एक शायद डॉक्टर बनेगा। तो मेरा बाई चांस हो भी गया जबलपुर मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन पहली अटेम्प्ट में। लेकिन मैं 1 हफ्ते गया और मैंने देखा वहाँ हर आदमी को चश्मा चढ़ा हुआ है और वो सुबह से रात तक सिर्फ किताबों में और लाइब्रेरी में डूबा रहता है, तो नाटक देखने का भी समय नहीं है। तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि मैं डॉक्टर नहीं बनना, मुझे मेरी आंखें जल्दी ख़राब हो जाएंगी, मैं डॉक्टर नहीं बनना, मुझे नाटक करना है। तो उन्होंने कहा नाटक करने के लिए भी तो पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा तो मैं ग्रेजुएशन कर लेता हूँ, बीएससी कर लेता हूँ मैं। तो जियोलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री लेके मैंने वहाँ से किया और वो मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। फर्स्ट ईयर कॉलेज में मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और मेरी मुलाकात ज्ञान रंजन साहब से हुई, जो हिंदी के बहुत बड़े कहानीकार हैं। और उनकी वजह से मैं प्रोफेसर प्रभात खरे और हरिशंकर परसाई जी से मिला और विवेचना नाट्य संस्था में गया। तब अलखनंदन जी वहाँ के नाटक के डायरेक्टर होते थे। उनके साथ 2-3 नाटकों में काम किया, अखाड़े के बाहर से, कबीरा खड़ा बाजार में, दरिंदे, और दिल्ली, लखनऊ की यात्राएं की और वहाँ के दूरदर्शन में नाटकों की रिकॉर्डिंग हुई। इसके बाद मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हो रहा था और मेरा भाग्य बहुत अच्छा था। मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ और मैंने 3 जगह अप्लाई किया, एक रेलवे में कॉमर्शियल इंस्पेक्टर का, एक मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव का और एक भारत भवन में रंगमंडल में युवा अभिनेताओं की ज़रूरत है 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। उसमें तीनों के आ गए। पिताजी ने कहा क्या करोगे? मैंने कहा नौकरी नहीं करनी। बोले बहुत अच्छा, तुम चलो रंगमंडल भारत भवन, तुम्हें कोई बहन नहीं है, तुम्हें किसी का दहेज नहीं जुटाना है। सो आई एम सो थैंकफुल ऑफ माई मदर एंड फादर, दे प्रमोटेड मी। उन्होंने कहा तुम करो, तुम्हें करना अच्छा लगता है करो, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ करो और हमारे पास रोते हुए मत आना कि मैं कलाकार हूँ तो मैं बहुत गरीब हूँ और पिताजी मेरी मदद कीजिए। तो बेटा मैं खुद पेंशन पे रह रहा हूँगा। तो खैर जो भी है, भारत भवन में मैं अपने जीवन के वास्तविक रंग गुरु, रंग दार्शनिक, रंग प्रेरक से मिला, बीबी कारंत साहब से, जो यहाँ रंगमंडल के डायरेक्टर बन के आए थे। रंगमंडल में उन्होंने 17 रंगमंडल में जो कलाकार थे वो खांटी मध्य प्रदेश के थे, क्योंकि उन्होंने कहा मुझे मध्य प्रदेश में काम करना है, मुझे मध्य प्रदेश के लोग चाहिए, वही मेरी टीम होगी। वहाँ पहला नाटक हुआ चतुर्भाणी कालिदास समारोह में, कारंत जी ने मुझे मेन रोल दे दिया, पाद ताड़िक तम में शामिलक का। तो मैं हीरो बन गया पहली नाटक से।
उसके बाद रंगमंडल में 2 कश्तियों का सवार बैरी जॉन के साथ, और दूसरे वर्ष में कारण जी के साथ हैवदन, और फिर बंसी कौल के साथ अंधा युग्म अश्वत्थामा, इसने मुझे राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित कर दिया था। तब मुझे लगा कि अब 2 साल 2.5 साल हो गए हैं, मुझे इसकी सैद्धांतिक पढ़ाई लिखाई भी तो करनी है अगर जिंदगी भर मुझे करना है तो मैंने कहा कारण जी से कि मैं NSD जाना चाहता हूँ। तो बोले जाना चाहते हो जाओ, और मैं वहाँ गया। 84 में मैं गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा सिलेक्शन हो गया था और मैं मेरिट लिस्ट में फर्स्ट था, इसलिए मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिली थी। और मेरे क्लासमेट थे इरफान खान, मीता वशिष्ठ, अशोक लोखंडे, अमित रंजन बैनर्जी, ये सब लोग मेरे बैचमेट थे। और 3 साल बाद फिर मुझे वहां से बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और मैं अगले ही दिन मालवा एक्सप्रेस से भोपाल लौट आया, क्योंकि मैंने कारण जी को वादा किया था कि मैं NSD इसलिए नहीं जा रहा कि दिल्ली रह जाऊंगा या बॉम्बे जाऊंगा। तो मैं भोपाल लौटा कारण जी को साबित करने के लिए कि नहीं, NSD करके भी मैं वापस भोपाल ही आऊंगा और थिएटर करूंगा। और वहां पर फिर ईडीपस NSD में पहला नाटक था मोहन महर्षि जी के साथ, फिर पणिक्कर जी के साथ गुरुभंगम, फिर रॉबिन दास के साथ फाइटिंग कॉक, प्रसन्ना जी के साथ फ्यूजियामा, और थर्ड ईयर में हम लोग ने एंड किया था राम गोपाल बजाज साहब के साथ लोअर डेप्स, और फिर इवो तोम्बी के डायरेक्शन में शाकुंतलम की प्रस्तुति जो गुवाहाटी, इम्फाल, कोहिमा होते हुए दिल्ली आई थी, ऐसा परफॉर्मेंस का उसका रखा गया था। तो मैं लगातार पढ़ता रहा। उन्हीं दिनों मेरी दिल्ली में मुलाकात हुई हिंदी के कवियों से, रघुवीर साय से, अली सरदार जाफरी साहब से, श्रीकांत वर्मा से मैं भारद्वाज में मिल चुका था। राष्ट्रीय स्तर के जितने बड़े कवि थे मैंने इनके साथ काम किया है। अपना उत्सव 1984 में खूनी दरवाजा में मेरा काव्य पाठ हुआ था, उसमें कैफी साहब भी स्टेज पे थे। तो मैं NSD फर्स्ट ईयर में 2000 रुपये पैसे कमा के ले आया था अपना उत्सव में कविता पाठ करके। फिर मैंने भीष्म साहनी जी के साथ और उनकी बेटी के साथ भी अनुवादों पे काम किया। तो मुझे अनुभव हो गया कि मैं अगर रंगमंच में अनुवाद, लेखन, कविता, संगीत, अभिनय ये सब जोड़ता रहूंगा तो मैं रंगकर्म को एक आजीविका के रूप में अपना सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ। और मेरी प्रेमिका जो मेरी पत्नी है शोभा, वो भी जबलपुर से भारद्वाज आई थी और उन्होंने भारद्वाज के बाद मेरे साथ ही NSD अप्लाई किया था, पर उन्होंने फाइनल इंटरव्यू इसलिए नहीं दिया क्योंकि लड़कियों के होने के चांस ज़्यादा थे। तो उन्होंने कहा कि एक ही सीट थी मध्य प्रदेश से, 4 सीट तो थी नहीं। तो उसने कहा कि आलोक तुम चले जाओ। तो एक तरह से मैं उनके त्याग की वजह से चला गया और उसकी वजह से फिर मैं आगे बढ़ पाया। मुझे बड़ी खुशी है कि जिन संस्थानों में मैं आवेदन दे के विद्यार्थी बनने गया था वहाँ भी, और जहाँ मैं कभी गया ही नहीं वहाँ भी, मैं एक्सपर्ट और चयन समिति की हैसियत से बैठ रहा हूँ। और ये कारण जी के शब्दों में सिर्फ और सिर्फ रंगमंच की ताकत है, आलोक चटर्जी की ताकत नहीं है। वर्तमान में मैं अपना दोस्त संस्था चलाता हूँ, उसके बैनर से मैंने 150 नाटक, 80 कविताएं, 200 कहानियां प्रस्तुत की हैं और लगभग कुछ नहीं तो 8000 युवाओं को मैंने ट्रेंड किया है पिछले सालों में भोपाल में, जो पूरे देश भर से मेरे पास आते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से। 8 साल पहले जब मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय बना 2011 में, तो मुझे सरकार ने यहाँ प्रोफेसर ऑफ एक्टिंग HOD नियुक्त किया और पिछले साल से मैं मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में निदेशक के पद पर कार्य कर रहा हूँ। बस छोटी सी यात्रा यही है। छोटी सी यात्रा लेकिन बहुत ही समृद्ध यात्रा। कोई भी व्यक्ति गर्व कर सकता है यात्रा के इन पड़ावों से गुजरते हुए। आलोक जी, हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो निर्णय था आपका, जैसे आपने बताया कि माता पिता का सपोर्ट तो था, लेकिन कहीं न कहीं एक तरह से ये उनके मन में स्वाभाविक एक शंका भी थी कि बेटा इस प्रोफेशन में जा कर के सफल होता है या नहीं होता है। क्योंकि ऐसे में मेरे पेरेंट्स बंगाली थे, मैं बंगाली हूँ। बंगाल में नाटकों की एक लंबी परंपरा है 600 साल की, और मेरे पिताजी तो इतने लिबरल थे कि उनको मालूम था कि मैं रंगमंडल में 1984 में मैं NSD गया, तब मेरी तनख्वाह 5000 रुपए थी। मैं हाईएस्ट पेड एक्टर था भारद्वाज का। मैं 400 रुपए की स्कॉलरशिप पे पढ़ने जा रहा था। जब आप उस दौर को देखते हैं, सोचते हैं, तो वो निर्णय, इस रास्ते को पकड़ने का निर्णय था, कितना सही निर्णय था, क्या पाते हैं आप? वही निर्णय सही था और वही निर्णय ही सही होना था। कई बार लोगों ने मुझसे कहा आपके साथ जिनको मेन रोल नहीं मिला वो लोग बॉम्बे जाके स्टार हो गए, आपने जिनको काम सिखाया वो बॉम्बे जाके स्टार हो गए, आप क्यों नहीं गए कभी बॉम्बे? तो मैंने कहा मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से थिएटर करने का सर्टिफिकेट लिया है, मैं FTI नहीं गया था। मैंने NSD की 25 लाख रुपए की सरकारी स्कॉलरशिप ट्रेनिंग पे सरकार ने खर्च की है। मुझे 25 साल तो थिएटर करना चाहिए ना। और मैं फिल्मों में जाता तो मुझे क्या मिलता, मैं आपको बता रहा हूँ। जब मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला उस समय यश चोपड़ा सामने थे कमानी में। उन्होंने मुझे कहा परसों मेरे साथ चलो चांदनी में विनोद खन्ना वाला रोल। मैंने कहा नहीं सर, मुझे तो पटना जाना है, स्कंद गुप्त का शो है, मैं तो 2nd क्लास से कल रात को जा रहा हूँ। तो वो देखते रह गए यश जी मुझे कि यंग मैन डू यू नो आई एम यश चोपड़ा। एंड मैंने कहा सर मैंने आपकी सारी फिल्में देखी हैं, काला पत्थर मुझे बड़ा पसंद है, कभी कभी मुझे बड़ी पसंद है, सिलसिला मुझे बड़ी पसंद है, लेकिन मैं आपके साथ अभी नहीं काम कर सकता, मैं कारण के साथ काम कर रहा हूँ। उसके बाद मणि कौल साहब ने मुझे फ़ोन किया कि आलोक मैं रानी रूपमती और बाज बहादुर के ऊपर मांडू में एक पूरी फिल्म शूट कर रहा हूँ। तो अब ये तो MP का मामला है, संस्कृति विभाग का मामला है, तुम पूरा उसमें मीता वशिष्ठ कर रही हैं,
रूपमती बाज बहादुर तुम कर रहे हो, मैं कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं सर, मैं इस समय बिल्कुल भी रंगमंडल से नहीं निकल पाऊंगा, क्योंकि मैं एक बच्चों की नाटक की लाइटिंग कर रहा हूँ रंगमंडल में, मैं अपने प्रोफेशन के साथ धोखा नहीं दे सकता। तीसरा फिर मुझे उन्होंने फोन किया चाणक्य वाले डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने, चंद्रगुप्त का रोल उनकी सीरियल में। मैंने कहा नहीं सर, मैं इस समय थिएटर कर रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता। तो मेरे लिए थिएटर चॉइस है, वो मजबूरी कभी नहीं है। तो ये बहुत ही दिलचस्प है कि इतनी चकाचौंध को आपने किनारे किया और ये रंग मंच की दुनिया को आपने चुना। फिल्मों में चला गया होता तो सिंह साहब आपको उपलब्ध भी नहीं होता आज आकाशवाणी में। मैं जी जी तो ये जो आपके द्वारा बात कर पा रहा हूँ मैं, इसके लिए भी रंगमंच का सौभाग्य है। कारण जी कहते थे थिएटर करो, सिनेमा तुम्हारे दरवाजे पे दौड़ के आएगा। रंगमंच और सिनेमा एक तरफ, जैसा कि आपने कहा कि जहाँ तपोभूमि है रंगमंच, वहीं सिनेमा जहाँ चकाचौंध है, लोगों को आकर्षित करने की उसमें ताकत है। रंगमंच को ही क्यों चुना? दरअसल रंगमंच का लिखित इतिहास 5000 साल का है, सिनेमा का 250 साल का है, टेलीविजन का 100 साल का है, वीडियो का 80 साल का, और सैटेलाइट को तो अभी जुम्मा 25 साल भी नहीं हुए हैं। तो दादा का मुकाबला परपोता या नाती कभी नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब मशीनी माध्यम है। रंगमंच आदमी से आदमी के बात करने का एक डायरेक्ट मीडियम है, और ये लाइव है, इसमें कोई रीटेक नहीं है, इसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। ये अभी होता है, अभी देखा जाता है, और प्रदर्शन के बाद अभी समाप्त भी हो जाता है, फिर अगले दिन नए जन्म लेता है। इसलिए रंगमंच में आप एक रोल करते करते 5 साल में उस रोल को कहीं से कहीं ग्रो कर सकते हैं, विस्तार दे सकते हैं। लेकिन माफ कीजिएगा, महान से महान अभिनेता जैसे दिलीप कुमार क्या गंगा जमुना और देवदास की अपनी परफॉर्मेंस को सुधार सकते हैं? क्या अमिताभ बच्चन दीवार की अपनी परफॉर्मेंस सुधार सकते हैं? क्या नसरुद्दीन शाह अपनी प्रसिद्ध फिल्मों की भूमिकाएं दोबारा परफॉर्म करके उसको निखार सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो एक बार रिकॉर्ड हो गया, एडिट हो गया, और उसका फाइनल वर्जन आ गया। सिनेमा की ताकत दूसरी है, वो एक समय में करोड़ों लोगों तक पहुंचने की ताकत रखता है, और छोटी से छोटी चीज को बड़े से बड़े रूप में दिखा सकता है वो। लेकिन उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? मुझे मल्टीनेशनल्स के प्रोडक्ट नहीं चाहिए, देसी पुदीने की चटनी अच्छी है। तो अपनी रंगमंच यात्रा में कोई ऐसी सबसे अच्छी, सबसे अविस्मरणीय भूमिका जो आपकी रही हो, और हम चाहेंगे नाटक का कोई डायलॉग भी हम चाहेंगे अपने श्रोताओं के लिए आप पेश करें। दरअसल गुरुओं के आशीर्वाद और माता पिता की कृपा और अपने नाट्य निर्देशकों के भरोसे और दर्शकों के प्यार के कारण मैं अभी 58 साल का हो रहा हूँ, और 58 साल की उम्र तक लगभग मैंने प्रोफेशनली 300 रोल से ऊपर कर लिए होंगे। उसमें स्वामी विवेकानंद से लेकर चेखव और गोर्की से लेकर टैगोर भी है, उसमें प्रेमचंद भी है, कालिदास भी है। तो इतने महान लोगों की रचनाओं में से कोई एक चीज को कह देना कि सर्वश्रेष्ठ है, ये तो मुश्किल है। लेकिन 5-7 रोल ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पसंद किए गए। वो है देवदत्त हयवदन में कारण जी, अंधायुग में अश्वत्थामा, फादर में कैप्टन अडोल्फ, शाकुंतलम में दुष्यंत, इडिपस में इडिपस, फेदरा एक रासीन का नाटक है उसमें भूमिका थी। और हाल ही के दिनों में जो मेरे 2 नाटक चल रहे हैं, एक तो मृत्युंजय मैंने किया था जयन देशमुख जी के साथ, उसका कर्ण का रोल इतना पॉपुलर हुआ था कि भारत भवन में कमला पार तक टिकट लेने के लिए लाइन लगी थी 1992, और वो पहला साल था जब 20 रुपए की टिकट 100 रुपए में ब्लैक हुई थी नाटक की। उसके हमने उस समय 45 शो लगातार कर लिए थे। अभी इन दिनों पिछले 3 साल से मेरे 2 नाटक बहुत चल रहे हैं, एक है नट सम्राट और दूसरा है डेथ ऑफ ए सेल्समैन। इसके हम ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं शो, थिएटर ओलंपियाड में भी नट सम्राट का शो हो चुका है। नट सम्राट का एक याद आता है कि जब उसकी प्रिय बेटी बहू सब उससे दूर होने लगते हैं, क्योंकि वो रिटायर्ड हो गया है, उसके पास पैसे नहीं है और वो संपत्तियां सब उनको दे चुका है। तो जैसी कि मिडिल क्लास में होती है उपेक्षित बूढ़े की स्थिति, तो विष्णु वामन शिरवाडीकर ने इसको कोई बहुत सोलो नाटक संवाद चीख पुकार का या रोने का नहीं बनाया। उन्होंने इसको कविता की शक्ल में ढाल दिया कि तुम युवा हो तो तुम आज मुझे खारिज कर रहे हो ना। तो बोलता है, अप्पा गणपत बेलवल कर रहा हो, हाँ तुम युवा हो, तुम जवान हो, तुम युवा हो, तुम जवान हो, तुम युवा हो, तुम जवान हो, यानी कि मैथुन कर सकते हो औरत जात से, लेकिन वो तो सूअर भी करता है, गिद्ध भी, कौवा भी, और हाँ धरती के नीचे किलबिलाते असंख्य कीड़े भी मैथुन करते हैं अपनी मादा से, और अपने जैसे असंख्य कीड़ों की कतार पैदा कर दफन हो जाते हैं अपने नर्क के अंधेरे में। देह भोग की इस दलदल से उठ खड़ा होता है एक आदमी, मेरा तुम्हारा हम सब का बाप।
उसने अपनी देह को चीर कर अपने रक्त से किया है नक्षत्रों का अभिषेक। निशब्द पृथ्वी को मात देकर चिल्लाया था वो, कोई है, कोई है, कोई है। प्रत्युत्तर में मिला था 10 दिशाओं से उसे यही उत्तर, मैं हूं और केवल मैं तुझ में हूं। इसी एक आश्वासन के भरोसे उसने पृथ्वी को चक्र सा रच दिया एक नया विश्व, जिसमें बंदरों से मानव बने, मंत्रों से बने अक्षर, अक्षरों से ज्ञान, और जानवरों की जीवाश्मों से निर्मित हुआ एक विशाल घर, जिसमें रहने मिला हमारे अनिकेत ईश्वर को और हमें हमारा ईश्वर। भूल भी जाओ यदि तुम अपने इस बाप को तो कोई बात नहीं, पर भूलोगे अगर तुम अपने उस बाप को तो याद रखना, गगन की पहाड़ियों की खोह में छिपे गिद्ध पल भर में ही तुम पर झपट्टा मारकर हमला करेंगे और सर्वनाश कर देंगे तुम्हारा, और ना सिर्फ तुम्हारा बल्कि संपूर्ण मानव जाति का, संपूर्ण मानव जाति का, संपूर्ण मानव। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब आलोक जी। एक बात हम ये जानना चाहें कि ये रंगमंच है, जो ये नाट्य विधा है, इसके सामाजिक सरोकारों की यदि हम बात करें, रंगमंच के सामाजिक सरोकारों को आप किस तरह से परिभाषित मैं करेंगे? आपको सिनेमा से ही शुरू कर देता हूं। भारतीय सिनेमा का इतिहास रंगमंच के कलाकारों की ही देन है। अगर आप 100 वर्ष पुराने भारतीय सिनेमा का इतिहास देखें तो पहली फिल्म थी दादा साहब फाल्के की राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने नाटक को नाटक की तरह शूट किया था। वो था हिंदी फिल्म जगत की पहली फिल्म। आलम आरा पहले से लिखा गया उपन्यास है, उसके ऊपर पहली रंगीन सिनेमा बनती है। भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार अशोक कुमार, वो जो है खंडवा से जाते हैं मध्य प्रदेश के, और बॉम्बे में होम्योपैथी पढ़ने के लिए जाने की तैयारी होती है और रंगमंच कर रहे होते हैं, और उसी दौरान उनको हिमांशु रॉय की फिल्म में काम मिल जाता है। दिलीप साहब जब ज्वाइन किए थे तो उनको बॉम्बे टॉकीज ने नाटक का साहित्य और कविताएं और उपन्यास पढ़ने की ड्यूटी 2 साल दी थी, और उसके बाद उनकी पहली फिल्म ज्वार भाटा की शूटिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। हमारे सिनेमा के सुपर सितारों में बलराज साहनी रंगमंच के कलाकार थे, मोतीलाल रंगमंच के कलाकार थे, शोभना समर्थ नूतन की माँ रंगमंच की कलाकार थीं, नरगिस की माँ जद्दन बाई रंगमंच की कलाकार थीं, पृथ्वीराज कपूर रंगमंच के थे, सोहराब मोदी रंगमंच के थे, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, राज बब्बर, पंकज कपूर, अन्नू कपूर, रोहिणी हट्टंगडी, अगर ये लोग, इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये लोग ना होते तो भारतीय सिनेमा कहाँ होता। रंगमंच सबको देता है, रंगमंच किसी से लेता नहीं। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जाएं, वहाँ पर आप जो हिंदुस्तानी रंगमंच है उसको कहाँ पाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर हिंदुस्तानी रंगमंच की प्रतिष्ठा बहुत पहले से है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का पहला अनुवाद जर्मन भाषा में हुआ, और शाकुंतल की प्रस्तुति तब वहाँ हुई जर्मन भाषा में। दूसरा अनुवाद इसका नाट्यशास्त्र का हुआ रशियन भाषा में, और जब 1990 में साम्यवाद का पतन हुआ और क्रेमलिन की लाइब्रेरी खंगाली गई तो उसमें स्वामी विवेकानंद और भरत मुनि का नाट्यशास्त्र भी मिला। नाट्यशास्त्र ने विश्व के बड़े बड़े लोगों को प्रभावित किया। यथार्थवाद के जनक स्टैनिस्लवस्की जो मेथड एक्टिंग के प्रणेता हैं, उन्होंने कहा है कि नाट्यशास्त्र से ही मैंने सारा थ्योरी समझ के अपने अनुभव को अपने शब्दों में लिख दिया। उसे आप कहते हैं थर्ड आई। थर्ड आई मतलब अपने को करते हुए बाहर से देख पाना। विश्व रंगमंच में, विश्व सिनेमा में आप अगर हॉलीवुड के बड़े एक्टर्स लें, मार्लिन ब्रांडो, डीन जोन्स से लेके जूलिया रॉबर्ट्स, कैटरीना कैटा जोन्स, शार्ले मैकलिन, ऑड्रे हैपबर्न, और अभी के टॉम क्रूज, टॉम हैंक्स, सारे ऑस्कर अवॉर्डी एक्टर वहाँ पहले 5 साल थिएटर करके रेपर्टरी में रह के उसके बाद सिनेमा में एंट्री मिलती है। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में किस किस तरह की गतिविधियां, किस किस तरह से कोर्सेज युवाओं के लिए चलाए जाते हैं? मूल रूप में शासन ने इसकी स्थापना विधानसभा से संकल्प पारित करा के की है। ये 1 वर्षीय नाट्य पाठ में सर्टिफिकेट कोर्स है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि शासन इसको 2 साल का एक प्रैक्टिस और 1 साल पढ़ाना, या 2 साल पढ़ाना 1 साल की प्रैक्टिस, 3 इयर्स कोर्स में बदले,
ताकि इसको एक ग्रेजुएशन वैल्यू मिल सके। और हम लोग साल भर में सेट डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम, लाइट, मेकअप, डायरेक्शन, एक्टिंग, स्पीच, म्यूजिक, मार्शल आर्ट, योगा, इसके ऊपर लगभग 40 से 45 एक्सपर्ट्स राष्ट्रीय स्तर के बुलाते हैं और ऑल इंडिया लेवल पर सिलेक्शन होता है। इसमें पूरे देश भर से लोग अप्लाई करते हैं और इस बार तो हमारे पास नेपाल से भी छात्र आया है। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय आप लोग की शुभकामनाओं से, ईश्वर के आशीर्वाद से अब अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। हमें बताएं कि मध्य प्रदेश में रंगकर्म, यदि हम थिएटर की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो प्रतिभाएं हैं वो राष्ट्रीय स्तर से यदि हम तुलना करें, आप कहाँ पाते हैं यहाँ की युवाओं में कितनी प्रतिभा है? दरअसल मध्य प्रदेश की प्रतिभाएं और मध्य प्रदेश की प्रतिभा का योगदान सिर्फ भारत भवन रंगमंडल या मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय को दायरे में लेकर करना बहुत सीमित बात होगी। मैंने कहा ना, हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार अशोक कुमार खंडवा से जाता है, किशोर कुमार खंडवा से जाते हैं, लता मंगेशकर इंदौर से जाती हैं, सलमान खान का जन्म इंदौर में होता है, आदेश श्रीवास्तव जबलपुर के हैं, शरद सक्सेना जबलपुर के हैं, राजेंद्र गुप्ता इंदौर में शादी करके गए हैं, मध्य प्रदेश के ही हैं मुकेश तिवारी, आशुतोष राणा, श्रीवर्धन। आप नाम लेते जाइए, सिनेमा हो, गायन हो, डायरेक्शन हो, एक्टिंग हो, एनएसडी हो, मध्य प्रदेश का बोलबाला। लेकिन मध्य प्रदेश वालों की एक सौहार्दता है, सहृदयता है, ये दूसरे स्टेट की तरह अपनी लॉबीबाजी नहीं बनाता। आपको क्या लगता है कि रंगमंच का भविष्य कैसा दिखता है आपको? चक्कर ये है कि अच्छी फिल्में बनती रहेंगी, लेकिन सिनेमा तब जिंदा रहेगा जब वो तकनीक और फोटोशॉपिंग और वीवीएक्स का काम छोड़कर वास्तविक धरातल पर उतरकर संवेदनशील विषयों पर सिनेमा बनाएगा, वो सिनेमा हिट होगा। कला इतनी लोकतांत्रिक है, यहाँ आप किसी को खरीद नहीं सकते, यहाँ आप प्रभावित कर सकते हैं तो सिर्फ अपने काम से। और रंगमंच तो मैंने कहा, आप एक दिन में कितना सिनेमा देख सकते हैं, एक के बाद एक 5, और कितने दिन तक देख सकेंगे लगातार? या तो आपके दिमाग और आंखों और कानों पर असर होने लगेगा। 3 घंटे वॉल्यूम को साथ पे रख के टेलीविजन देखिए, आप पाएंगे थोड़ी देर के लिए आपको पार्क में जाके घूमने की इच्छा हो रही है। आदमी जब तक जिंदा है, आदमी को आदमी से बात करने की जरूरत है, सीधे आंखों में आंखें डालकर, उसके लिए रंगमंच है। इसलिए जब तक इस पृथ्वी पर मानव नाम का कोई प्राणी है, उसको कला की आवश्यकता होगी और सबसे पहले कला में रंगमंच की आवश्यकता होगी। एक आखिरी सवाल आपसे कि यदि आप रंगमंच में इस मुकाम पर नहीं होते तो कहाँ अपने आप को पाते? मेरी नियति थी, मेरी चॉइस थी, मेरी हॉबी थी, वही मेरा प्रोफेशन भी हो गया। ऐसा जिंदगी में कितने लोगों के साथ होता है। रंगमंच ही मेरा काम था। मैं रंगकर्मी नहीं होता तो शायद पैदा ही नहीं होता। मैं रंगकर्मी ही होना चाहता था, मैं वही हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म भी मुझे रंगकर्मी ही बने। जो क्या कुछ करना बाकी है अभी आपको लगता है कि? बहुत कुछ करना बाकी है। अभी तो जन्म लिया, अभी आंखें खोली हैं, शिशु हूँ। 5000 साल की परंपरा में अभी 38 साल ही तो काम कर पाया हूँ। अभी अंगड़ाई लेनी है, दौड़ना है, अट्टहास करना है, छलांगे लगानी है, मंजिल अभी बाकी है। हमारे श्रोताओं से कुछ कहना चाहेंगे? बस कुमार नारायण जी की कुछ कविता की लाइन मुझे हमेशा याद आती है। उनकी कविता है पूर्वाभास। ओ मस्तक विराट, अभी नहीं तिलक, अभी नहीं राज्यभार, अभी नहीं मुकुट, अभी नहीं तेजस्वी अलंकार। दो मुझको सदियों तक जी सकने की क्षमता, पाऊं वो अमरत्व कभी, वो इष्ट जिसे सम्मानित करते मानवता हो सम्मानित। सागर प्रक्षालित हो पग मेरे, स्फुर घन उत्तरीय, वन प्रांतर हो जटाजूट, एक दिन माथे होगा मेरे सूर्योदय। बस इतना पर्याप्त मुझे अभी। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक चटर्जी जी, बड़ी अच्छी आपसे बातचीत हुई। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।